हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन मित्र पर। मैं हूं आपका कंपटीशन मित्र अभिषेक सिंह। आज हम लोग देखने जा रहे हैं लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का चौथा भाग और अंतिम भाग, यानी एलसीएम और एचसीएफ का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है ये। तो आइए इसको देखते हैं और इसको देखने के बाद लगभग हम एसएससी में जितने भी प्रश्न लघुत्तम और महत्तम यानी लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक से पूछे गए हैं, लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम कवर कर चुके होंगे। तो ये चौथा भाग है। अगर आपने पिछले 3 भागों को नहीं देखा है तो कृपया उन्हें देख लें पहले और फिर इस चौथे भाग को देखें तो बड़ा मजा आएगा। खैर आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न, जो कि क्वेश्चन नंबर 39 है, यानी 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये हम लोग देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 44 और 264 है। देखिए एचसीएफ जो है 44 है और एलसीएम जो है वो कितना है, 264 है। ठीक, आगे और बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है। यानी कि अगर 2 से भाग देता है तो भागफल 44 होता है, तो यानी कि संख्या जो है वो 88 ही होगी। 2 से भाग देने पर कोई संख्या, इस संख्या में 2 से भाग देने पर 44 आता है, यानी कि वो 88 होगी संख्या। तो संख्या जो दिया हुआ है, एक नंबर जो दिया हुआ है हमारे पास, वो दिया हुआ है 88। ठीक, अब बोल रहा है दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो संख्याएं ए और बी हैं तो ए इंटू बी इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब इसमें से अगर हमको ए पता है तो बी अगर निकालना है तो एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन ए कर देंगे, यही तो होगा। ऐसे ही होता है ना, तो ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो बस, तो हमको एक नंबर पता है, दूसरा नंबर मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 44 होगा ना, ये एचसीएफ 44 है, एचसीएफ 44 है। ठीक, तो 44 इंटू 264 अपॉन 88, ये कर दीजिए, 2 टाइम चला गया, 132 हो गया। 132 कौन सा ऑप्शन है ये हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। आइए इसको पढ़ते हैं। यदि दो पूर्ण समंकों का अनुपात x अनुपात y हो और z उनका महत्तम समापवर्तक हो तो इन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है। देखिए, दो पूर्ण समंकों का अनुपात जो है x अनुपात y, ये ठीक, ये संख्या में अनुपात है, और उनका महत्तम समापवर्त्य जो है वो HCF जो है वो z है। HCF कितना है, z है। तो बोल रहा है z हो महत्तम समापवर्तक, तो इन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य क्या। लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य होता है, देखिए, एक तो उन दोनों संख्याओं में जो कॉमन आएगा वो तो होगा ही होगा, और उसके बाद उन दोनों संख्याओं में जो असहभाज्य संख्याएं होंगी उनका भी गुणन कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये तो z तो होगा ही होगा, ठीक, ये तो दोनों में कॉमन होगा। महत्तम समापवर्त्य का मतलब ही होता है ना कि दोनों में जो कॉमन हो, तो ये तो होगा ही होगा। उसके बाद ये दोनों संख्याएं बच गई, चूंकि कॉमन लेने के बाद ही तो ये दोनों संख्याएं बची होंगी, तो इनका भी गुणन हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड कौन सा ऑप्शन है ये हम लोग देख लेते हैं। एक्स वाई जेड है ऑप्शन नंबर डी। बात नहीं समझ में आई क्या? अगर बात नहीं समझ में आई तो एक बार और समझिए। अब देखिए, ये दोनों संख्याएं इस प्रकार से रही होंगी ना, जेड एक्स और जेड वाई रहा होगा, यही तो रहा होगा। ये दो संख्याएं रही होंगी। महत्तम समापवर्त्य
जो होता है इन दो संख्याओं को गुणा करके आता है, लघुत्तम समापवर्त्य इन दो संख्याओं को गुणा करके आता है ना। इन दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक, ये दो संख्याओं का गुणन हो गया। ये ऐसे तो समझ में आएगा ना, दो संख्याओं का गुणनफल ये हो गया। अब ये दो संख्याओं का गुणन हो गया, जबकि हमने पहले देखा था कि दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए, लघुत्तम और महत्तम को गुणा कर दीजिए, बराबर आएगा। तो हमें महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो महत्तम समापवर्तक से इसमें भाग देना पड़ेगा। भाग देना पड़ेगा तो ये उड़ गया, एक्स वाई जेड बचा। तो इस तरीके से समझिए, यानी दो संख्याएं हमारी बनी, जेड एक्स और जेड वाई, ये दो संख्याएं बनी। महत्तम समापवर्तक कॉमन ही तो होता है ना, जो दोनों में होता है, यानी कि जेड का दोनों क्या है, गुणज। ये दोनों जेड का गुणज होना चाहिए ना संख्याएं, तभी तो कॉमन लेंगे। तो हमने ये जेड एक्स हुआ संख्या, एक संख्या जेड वाई हुई, इन दोनों को गुणा करेंगे तो जेड स्क्वायर एक्स वाई हुआ। अब महत्तम समापवर्तक से भाग दे देंगे उन संख्या के गुणनफल में, तभी तो लघुत्तम समापवर्त्य निकलेगा। तो बस भाग दे दिया, तो एक्स वाई जेड, ऑप्शन नंबर डी सही है। आई होप आपको समझ में आई होगी बात। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य इन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक का 6 गुना है, यानी कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 6 गुना है। ठीक, ये तदनुसार यदि दोनों में छोटी संख्या 6 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। एक संख्या तो 6 है, दूसरी संख्या को x मान लेते हैं। ठीक, अब ये ठीक है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। अब देखिए, अगर ये तो 6 एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ कर देते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है, 6 एचसीएफ है, तो 6 एचसीएफ का स्क्वायर ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 एचसीएफ का स्क्वायर अपॉन 6, ये काट देंगे। अब जो भी संख्या होगा एक्स जो होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी ना, क्योंकि ये किसी संख्या का स्क्वायर होगा। तो अब देख लेते हैं वो संख्या कौन सी है। तो वो संख्या देखिए, ऑप्शन में ए में 15 दिया हुआ है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बी में 18 दिया हुआ है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सी में 9 दिया हुआ है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन डी में 12 दिया हुआ है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बिल्कुल क्या होना चाहिए, 9 ही होना चाहिए। 9 जो है ऑप्शन नंबर सी। बात समझिए, यहाँ पे एलसीएम जो है 6 एचसीएफ के बराबर है। तो अब देखिए, छोटी संख्या दिया हुआ 6, बड़ी संख्या को x मान लेते हैं, 6 गुणे x बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम की जगह पर हमने 6 रख दिया, 6 एचसीएफ, यहाँ पे 6 एचसीएफ रख सकते हैं ना एलसीएम, क्योंकि तब एचसीएफ में एचसीएफ से गुणा हो गया, तो एचसीएफ का स्क्वायर हो गया 6 हो गया, 6 से ये 6 उड़ गया, तो जो भी आएगा वो एचसीएफ के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी जो संख्या आएगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी ना, वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यहाँ पे आएगा ऐसे, इस तरीके से पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या केवल एक ही दिया हुआ है, वो जो है 9। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, यानी 2160 है, और उच्चतम समापवर्तक यानी कि महत्तम समापवर्तक, उच्चतम यानी महत्तम, महत्तम समापवर्तक 6 है, तो उच्चतम
समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात है। अब देखिए अनुपात पूछ रहा है, तो HCF तो दिया हुआ है 6, HCF 6 दिया हुआ है, ठीक, और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी दिया हुआ है, यानी A इंटू बी दिया हुआ है 2160 ही दिया, 2160 दिया हुआ है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम निकलेगा इसमें भाग दे देने से, तो भाग दे दीजिए, 6 18, ठीक। अब 3 बच गया, 6 छंग 36, 360 हो गया। अब बोल रहा है इन दोनों का अनुपात। जब अनुपात पूछता है तो ये जरूरी ध्यान देने योग्य बात हो जाती है, बहुत जरूरी बात ये होती है ध्यान देने योग्य कि कौन सी चीज पहले बोली गई है, कौन सी चीज बाद में बोली गई है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उच्चतम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात, उच्चतम समापवर्तक यानी HCF और LCM। तो जो चीज पहले बोली जाएगी वो ऊपर, जो चीज बाद में बोली जाएगी वो नीचे लिखा जाएगा, और तब निकालेंगे 6 कम 6, 6 छंग 36, यानी 1:60 यानी 1:60। ये हमारा आंसर होना चाहिए, और ये है ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आप आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर। आइए पढ़ते हैं इसको। यदि किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है और लघुत्तम समापवर्तक 924 है, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे? तो आइए देखते हैं ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। पहले है किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, HCF 12 है। LCM कितना है? LCM 924 है, ठीक। तो बोल रहा है तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। तो मान लेते हैं कि x और y दो संख्याएं हैं, x और y दो संख्याएं हैं। तो देखिए दोनों में जो कॉमन होता है वो तो होता है, क्योंकि HCF तो कॉमन वाली चीज है। तो XY ये 924, ये इस तरीके से होगा ना। तो 12 से 924 को काट दीजिए, 12 सत्ते 84, ये बच गया 8, 12 सत्ते 84, 77। तो x और y जो होगा 77 होगा, 77 होगा तो 1 और 77 1 हो गया। तब 77 1 थोड़ी ना लिखेंगे, ये तो युग में एक ही बना ना। और 11 सत्ते 77, और दूसरा कुछ बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है, तो 2। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। हमने क्या किया, देखिए दो संख्या x और y ले लिया। अब x और y में कॉमन होगा 12, तो जो कॉमन होता है उससे और फिर असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही करते हैं, तभी तो आता है एलसीएम। बस एलसीएम हो जाएगी। तो इतना आसान था। उसके बाद तो आपको समझ में आ ही गया, गुणा किए हैं तो 924 यानी कि भाग करना पड़ेगा, x इंटू वाई 77 हो गया। तो ये जोड़े इस तरीके से हो सकते हैं। और अगर बात की जाए कि संख्याएं क्या होंगी, अगर संख्या पूछता कि तो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, तो संख्या क्या क्या हो सकती है? 12 से गुणा कर दीजिए, 12 से इसमें गुणा कर दीजिए, 77 में गुणा कर दीजिए, 12 से इसमें गुणा कर दीजिए, 12 से 11 में गुणा कर दीजिए, तभी निकलेगी संख्या। ये एक्चुअल संख्या ये है नहीं, ये तो युग्म बन रहा है, ठीक। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है। तो लघुत्तम समापवर्तक जो है एलसीएम जो है वो HCF का 4 गुना है, ठीक, ये हो गया। साथ ही दोनों का योगफल 125 है। दोनों का योगफल यानी LCM प्लस HCF इज इक्वल टू 125। तो अब क्या हम LCM की जगह पर 4 HCF नहीं रख सकते? 125 तो 5 HCF हो गया, 5 HCF बराबर 125 हो गया। तो 25 25 125 यानी HCF 25 हो गया, LCM हो गया 25 चौके 100। LCM 4 गुणा है ना, तो 100 हो गया। अब बोला उनमें से यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगी?
अरे तो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वही तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणन होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ 100 गुणे 25 है, तो मान लीजिए दूसरी संख्या ये है तो 100 गुणे, तो 100 से 100 उड़ गया तो दूसरी संख्या 25 है, ऑब्वियस सी बात है। ये ऑप्शन नंबर होगा बी। आपको बात समझ में आ गई होगी। हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया, जैसा कि इतनी बार हमने ये ऐसे सवाल हल किए हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। दो संख्याओं का लौसा एवं मौसा का गुणनफल 24 है। क्वेश्चन नंबर 45। दो संख्याओं का लौसा एवं मौसा का गुणनफल 24 है, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ 24 है। ठीक, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। मान लीजिए कि संख्या ए और बी है, a माइनस बी इज इक्वल टू 2। वे संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या है ये हमको निकालना है। तो मान लीजिए अगर एलसीएम और एचसीएफ 24 है, यानी कि a इंटू बी भी 24 ही होगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, एक बात तो ये हो गई। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम करें तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2ab जोड़ दें और 2ab घटा दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये नहीं हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये माइनस 2ab 4ab, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, 2 की वैल्यू रखेंगे, ए माइनस बी की वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4 बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी 24 है तो 24 चौका 96, ये इधर आ जाएगा तो 100 हो जाएगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा 10 हो जाएगा, ए प्लस बी हमारा 10 हो गया। अब ये माइनस ए माइनस बी 2 है, ए प्लस बी 10 है, तो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए बी से बी खत्म हो गया, 10 और 2 12 हो गया, 2a इज इक्वल टू 12, तो यानी कि 6 हो गया। ये कैसे किया, हमने इन दोनों को जोड़ा तो b से b खत्म हो गया, ये a 2a बन गया और ये 12 हो गया। तो a इज इक्वल टू 6 अगर हो गया तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4, 6 एंड 4। ठीक, ये देखिए a इज इक्वल टू अगर 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया तो b का क्या वैल्यू होगा, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 4 हो जाएगा। तो 6 एंड 4, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। एक बार और समझिए हमने क्या किया, उनके लौसा और मौसा का गुणनफल दिया हुआ है 24। लौसा मौसा का गुणनफल जो है अगर दिया हुआ है तो संख्याओं का गुणनफल भी 24 ही होगा, ये तो हमको पता है। संख्याओं का अंतर 2 दिए हुए, अब चूंकि संख्याओं का अंतर 2 दिया हुआ है तो 2 वेरिएबल दिए हुए, 2 वेरिएबल होता है तो इक्वेशन में हमको 2 चाहिए तभी आंसर आता है। तो हमने क्या किया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर दिया, लेकिन हम a प्लस बी चाहिए हमको, हमने क्या किया 2ab जोड़ दिया 2ab घटा दिया। हमने कुछ गलत तो किया नहीं, जितना दिया तो उतना ही ले लिया। इससे क्या हुआ कि इन तीनों को मिला के एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, एक आइडेंटिटी आ गई a प्लस बी के होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस 2ab 4ab हो गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, a प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पे रह गया, ये माइनस 96 इसलिए हो गया क्योंकि a इंटू बी 24 था, 24 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आ गया, ये माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में 100 हो गया, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, ये 10 आ गया। 10 आ गया तो a प्लस बी इज इक्वल टू 10, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2, ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो b उड़ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 10 और 2 12 हो जाएगा, तो 6 आ गया। जब 6 a की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू निकालने कौन सी कठिन बात है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। 12 के 2 गुणकों का लघुत्तम समापवर्त
1056 है। यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 12 के दो गुणनकों, गुणनकों मतलब वही 12 के दो गुणनक है, यानी कि HCF जो है हमारा 12 है। गुणनक मतलब 12 का गुणनक, यानी कि 12 कॉमन लिया गया ना, तो HCF तो कॉमन ही चीज होती है ना। तो HCF हमारे पास दे दिया गया है 12, LCM दे दिया गया है हमारे पास कितना? 1056, और एक संख्या दे दी गई है, मान लीजिए A दे दिया गया है 132, हमको B निकालना है। तो B क्या होगा? 12 गुणे 1056 बटे 132, यही तो होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, तो भाग दे देंगे, 12 से काट देंगे, 12 कम 12, 12 कम 12, 11 बार में 11 से इसको काट देंगे, 11 9 99, 11 66 96, तो 96 आंसर हो जाएगा। 96 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर C। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी बात समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। कमेंट करें जहां आपको बात समझ में नहीं आ रही है, चाहे आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, पढ़ते हैं क्वेश्चन। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके मौसा तथा लौसा का गुणनफल 2028 है, संख्याओं का योगफल क्या होगा? दो संख्या 3:4 के अनुपात है, तो मान लीजिए कि 3x और 4x है संख्या, ठीक। इनका गुणनफल जो है वो कितना है? 2028 है। ये बोल रहा है मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर, तो मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर संख्या में गुणनफल होगा, इसीलिए हमने ऐसे किया। तो 12x² बराबर 2028, 12 से काट दीजिए, 12 एकम 12, तो बच गया 8, 12 छक 72, 12 9 108, यानी x इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा ना, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा 13, तो x 13, यानी कि 13 हो जाएगा। तो 13 3 39 ये संख्या हो जाएगी, ये 13 चौका 52 हो जाएगा, 9 2 11, 5 3 8 और 1 9, 91। देख लीजिए 91 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। आपको बात समझ में आ गई हो। दो संख्याओं का गुणनफल जो है उनके लौसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। मान लिया कि संख्या 3x और 4x है, तो दोनों में गुणा करेंगे, 12x² हो जाएगा। 12 से इसको जब काटे तो 169 बार में कटा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो ये 13 आया, 13 आ गया, तो 13 3 39, 13 चौका 52, जोड़ दिए, हो गया। ये कौन सी बड़ी बात थी। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है दो संख्याओं जिनमें से प्रत्येक में 3 अंक हैं का महत्तम समापवर्तक 17 है, HCF 17 है, HCF जो है वो 17 है, तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 714, यानी कि LCM 714 है, LCM 714 है, ठीक। संख्याओं का योगफल क्या होगा? संख्याएं पहले निकालेंगे, उसके बाद ही तो योगफल निकालेंगे। तो मान लीजिए कि x और y कोई संख्या है। अब क्या होता है, जो कॉमन लेते हैं उसमें, यानी ये कॉमन होगा ना, जो कॉमन आता है वो तो होता ही होता है, अब प्लस असहभाज्य संख्याएं होती हैं उनको गुणा करते हैं, तब जाके LCM आता है। ये तो 17 से काट दीजिए, 17 चौका 68 हो गया, और 68 हो गया, तो 3 बच गया, 17 दूनी 34, 42, 42 हो गया। तो कौन कौन सा युग्म बन सकता है? देखिए, एक 1 और 42 बन सकता है, 2 और 21 बन सकता है, 3 और 14 बन सकता है, और 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6, 6 और 7, चूंकि लगातार संख्याएं आ गई, अब आगे नहीं बढ़ सकता। अब इसमें चूंकि 3 अंक की संख्या होनी चाहिए दोनों,
तो हम 17 से गुणा करके देख लेते हैं कि किसमें 3 अंक की दोनों संख्या बनेंगी। 17 एकम 17, यहाँ पे 1 से गुणा करते 17 यानी 2 ही अंक की रह जाती है। 17 दूनी 34, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 ही अंक की संख्या रहती है। 17 51, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 ही अंक की संख्या रह जाती है। 17 छक 102 और 17 सत्ते 119, 119 और 102 221। अब ये देख लीजिए कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है। 221 से 221 ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा। तो बस इतना ही आसान है, क्योंकि हमको 3 अंक की संख्या बनानी थी, 6 और 7 यही ऑप्शन हो सकता है। ठीक, यानी कि 102 और 119 ये संख्याएं होंगी, तो हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। संख्याएं 77, 99 तथा x के मस तथा लसा क्रमशः 11 और 3465 है। x का न्यूनतम मान क्या होगा? 77, 99 और x का मौसा कितना है? 11 और लसा 3465। x का मान क्या हो सकता है? तो आइए देखते हैं x का मान क्या हो सकता है। देखिए HCF हमारे पास 11 दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 11 और LCM दिया हुआ है 3465, ये दिया हुआ है। अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि LCM जब हम निकालते हैं तो सब में जो कॉमन आता है वो तो लिखते ही लिखते हैं। ठीक, ये हो गया। और उसके बाद 7, 9 और ये यहाँ पे कहीं ना कहीं x/11 बच जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये 3, 4, 6, 5 ये आ जाएगा वैल्यू। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 7, 9 गुणे 7, 9 और 11 ये है। हम ऐसा करते हैं, तीनों संख्याओं का गुणनफल 77, 99 गुणे x बराबर होना चाहिए 11 गुणे 3465। ठीक, होना चाहिए ये। अब यहां से इसका मतलब 11 गुणे 7 गुणे 9 गुणे x बराबर 11 गुणे 34 गुणे 65, यही तो होगा। इन सब में 11 है कॉमन, 11 से 11 उड़ गया, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया 3465 बटे 7 9 63, 63 हो गया। तो अब बस इसमें देख लीजिए कितने से जा रहा है, 6 3 9 5 4 9, 9 से 9 7 63, 9 से 9 से इसको काटिए, 9 3 27 बच गया 7, 9 8 72 बच गया 4, 9 5 45, 7 से 7 5 35, 7 5 35, x इज इक्वल टू 55 हो गया। यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हुआ क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा उनका महत्तम सापृथक 8 है, संख्याओं का लघुत्तम सापृथक क्या है? तो बस 1280 में ये कितना दिया हुआ है, 8 से भाग दे दीजिए, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और महत्तम सापृथक दिया, तो लघुत्तम सापृथक क्या करना होगा, भाग लगा के निकाल देते हैं। निकाल दीजिए, 8 से 8 कम 8, तो बच गया 4, 8 6 48, 160, 160 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक,
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 51 होगा। 51 बोला है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनके मौसा और लौसा क्रमशः 3 और 105 है। उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। अब देखिए, दो संख्याओं का दिया हुआ योग 36। मान लीजिए दो संख्या ए और बी है, ए और बी है, तो ए प्लस बी हमारे पास 36 दे दिया। अच्छा, उनके बोल रहा है मौसा और लौसा का, लौसा क्रमशः 3 और 105 है। तो मौसा जो है HCF जो है 3 है, LCM जो है 105 है, यानी कि A इंटू बी जो है हमारे पास 3 गुणे 105 है, यही तो होगा। अब देखिए, व्युत्क्रम का योग के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A प्लस बी अपॉन ए बी। वो कैसे होता है ये देखिए, हमेशा ये याद रखिएगा। कैसे होता है हम बता दे रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। किसी भी दो संख्या के व्युत्क्रमों का योग निकालना है जल्दी से, तो ये ट्रिक होती है। ऐसे होता क्या है, जैसे ये a अपॉन बी, ये व्युत्क्रम हुआ ए के लिए, ये बी का व्युत्क्रम हुआ, तो करेंगे तो ए बी तो इनका लौसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ए से ए कट गया तो बी, बी से बी कट गया तो ए प्लस बी अपॉन ए बी। तो बस ए प्लस बी हमारे पास कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ, दोनों का गुणनफल 3 गुणे 105 कर दिए 12 बार में। 3 से 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, यानी कि 4/35। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ये सही हो जाएगा। तो ये था 51। ठीक, आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। दो संख्या 6:13 के अनुपात में है, यदि उनका लौसा 468 है तो उनका मौसा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52, दो संख्या जो है वो 6:13 के अनुपात में, 6:13 के अनुपात में। अच्छा, उनका लौसा 468 है, एलसीएम जो है वो 468 है। अब यहाँ पे समझिए, तो उनका मौसा होगा। मौसा निकालना, देखिए अगर ये है तो मौसा मान लीजिए x है, x गुणे 6 गुणे 13, यही तो होता है। संख्याएं जो होती हैं उनका असहभाज्य संख्याओं का तो गुणा होता ही होता है, प्लस HCF का गुणा कर देते हैं, यानी कि जो कॉमन आता है उसका गुणा कर देते हैं, तभी तो LCM आता है। तो 468। ठीक, तो काट दीजिए 468 6 13, तो काट दिए 6 7 42, कट रहा है क्या, 6 7 42, 6 8 48, 13 6 78, तो x = 6, यही HCF होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 52 है तो ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे इस सेशन का ही नहीं, पूरे एलसीएम और एचसीएफ का ये अंतिम क्वेश्चन होने जा रहा है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तीन भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम 120 है। एलसीएम कितना है, 120 है। तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं की महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो इसके लिए ऑप्शन हमको लिखना पड़ेगा। ए में क्या है, 8 है, बी में 12 है, सी और डी, सी में 24 और डी में 35। अब देखिए हमें पता होना चाहिए कि एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का कहीं ना कहीं फैक्टर होता है, क्योंकि एचसीएफ से भाग लगना चाहिए एलसीएम में। ठीक,
अभी तक हमने जितने भी सवाल बनाए हैं वो ऐसे ही तो बनाए हैं। तो HCF जो होता है हमेशा LCM का फैक्टर होता है। तो इस अनुसार HCF से LCM में भाग लग जाना चाहिए, जिससे नहीं लगेगा वही नहीं हो सकता है। देखिए 8 से 120 में भाग लग जाएगा तो ये तो हो ही जाएगा, HCF हो सकता है कहीं ना कहीं। 12 भी हो सकता है क्योंकि 120 में भाग लग जाएगा। 24 भी हो सकता है क्योंकि 120 में भाग लग जाएगा। जो नहीं होगा वो 35 होगा, क्योंकि 35 से 120 में भाग नहीं लगेगा, तो 35 तो फैक्टर ही नहीं है 120 का, तो वो HCF कैसे होगा? HCF नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आई होप आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी और LCM और HCF के आप मास्टर बन गए होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। SSC के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस को हम हल कर चुके हैं इन 4 वीडियो के माध्यम से। तो चारों वीडियो का एंजॉय कीजिए आप लोग। मिलते हैं अगला टॉपिक लेके अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।